Hello students, welcome back. Class 12th, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसके पहले मैंने 3 वीडियोस डाले हैं अप्रोक्सीमेशंस टॉपिक का, पूरा एक्सप्लेनेशन सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ। मेरा क्लास में मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चुका है, इसलिए फिलहाल उसके वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं। नेक्स्ट में 2 टॉपिक्स बचे हैं, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और बचा हुआ है ऑन रिलेटेड रेट्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। लेकिन दोनों में से कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है। तो चलिए आइए लीक से हटके जो आपको हमेशा काम आएगा, जो मैं उम्मीद करता हूं अपने 10th क्लास में भी सीखा है, 11th में भी सीखा होगा और ये 12th में भी इसके ऊपर एक चैप्टर है। तो चलिए, दिस इज मैथ्स। टुडे इज 25th May 2020। चलिए, अब आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बेस जो हमेशा ही काम में आएगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं। अच्छा, ये अच्छा ठीक है, I am writing the word locus। अक्सर इसमें लोगों को परेशानी होती है, तो ध्यान देके सीखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा लोकस। अब लोकस का मतलब क्या? What do you mean by locus? लोकस किसे कहते हैं? तो एक एग्जाम्पल देता हूं और आप उस एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट कीजिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी या इससे पहले कभी आप गर्मी के मौसम में, यूजुअली गर्मी के मौसम में कभी छत पर सोए हैं, या मौसम कोई भी हो, कभी आप अपने घर के छत पर सोए हैं? ठीक है, जब छत पर सोए हैं और आसमान में कोई बादल नहीं है, कोई क्लाउड्स नहीं है, आसमान सारा क्लियर है और बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, तो हमें उस आसमान में क्या दिखते हैं? बहुत सारे स्टार्स। तो ये स्टार्स बना दिया बेटा मैंने। ये बहुत बेस है जो आगे 2D 3D में हर जगह काम आएगा। ये ऐसे इन द स्काई, ऐसे बहुत सारे स्टार्स भरे हैं। अब ये जो स्टार्स है, ये स्टार्स का बहुत सारे स्टार्स, तो इसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये स्टार्स का एक ग्रुप है। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं स्टार्टिंग से हर बार बोलता हूं, बायोलॉजी में हर चीज किससे मिलकर बनी है? सेल्स से। फिजिक्स में हर चीज पार्टिकल्स से। तो मैथ्स में हर चीज मिलके बनी है पॉइंट्स से। पॉइंट, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट। अब ये जो आसमान में स्टार्स देख रहे हैं, अगर इसे मैं मैथ्स के टर्म में कहूं तो ये बहुत सारे पॉइंट का ग्रुप है, जमावड़ा है, बहुत सारे पॉइंट का। बहुत सारे स्टार्स को हमने क्या कहा? पॉइंट। अब एक कंडीशन दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं कह रहा हूं एक फिक्स्ड पॉइंट लीजिए। क्या लीजिए? एक फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स रियल लाइफ कनेक्टेड रहता है। चलिए सर, स्टार्स में हमने एक खास बात देखी है। जब आसमान में स्टार्स देखते हैं, हम किसी एक स्टार को गौर से देखिए तो वो स्टार टिमटिमाता है, और अगर किसी एक स्टार जो थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको, आंखों से विजिबल हो, उस स्टार को देखिए तो हम क्या पाते हैं? वो स्टार ऐसा लगता है मूव हो रहा है,
मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है स्टार की, क्योंकि हो सकता स्टार मूव कर रहा हो या हम तो मूव कर ही रहे हैं, क्योंकि अर्थ चल रही है तो हम तो चल ही रहे हैं, अर्थ गोल घूम रही है तो हमें लगता है कि स्टार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन बचपन में किस्से कहानियों में दादियों से जब सुनते हैं तो वो भले सारे स्टार मूव करते रहे, एक स्टार ऐसा है जो मूव नहीं करता, जो अपनी जगह फिक्स्ड है। हमने सुना है उस स्टार को बचपन में किस्से कहानियों में हम कहते थे ध्रुव तारा, इंग्लिश में कहते हैं पोल स्टार। पोल स्टार मतलब उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब वो स्टार अपनी जगह पे फिक्स्ड है, मतलब वो स्टार को हमने मैथ्स में मान लिए पॉइंट, तो ये बन गया पोल स्टार। कौन सा पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। तो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया हमने, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। अब एक कंडीशन दे रहा हूं, देखिए बहुत बेसिक सिखा रहा हूं, ये समझेंगे आगे कोई तकलीफ नहीं जाएगी। एक फिक्स्ड पॉइंट लिए, अब कोई भी एक, मैं कह रहा हूं एक डिस्टेंस ले लीजिए, फिक्स डिस्टेंस। मान लो वैसे तो स्टार के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, लाइट ईयर्स में गिनते हैं उसका यूनिट, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, हमने डिस्टेंस लिया 2 यूनिट्स का। अब ये यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर या लाइट ईयर कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। एक 2 यूनिट का डिस्टेंस देखिए, ये जो है ये स्टार्स, सभी स्टार्स का जमावड़ा है। अब मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, जमावड़ा मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब एक कंडीशन दे रहा हूं कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए और कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए, 2 यूनिट डिस्टेंस लीजिए। इस फिक्स्ड पॉइंट से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बेटा, 2 यूनिट की डिस्टेंस पर, तो ये भी स्टार है, ये भी है, ये भी है, ये भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार है, तो ये भी एक स्टार, ये भी एक स्टार 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये भी 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब क्या कह रहा हूं मैं, वो सारे स्टार्स जो 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, किससे, फिक्स्ड स्टार से, पोल स्टार से, उन सारे स्टार्स को ज्वाइंट कर लो फ्री हैंड से। क्या कर लीजिए बेटा, फ्री हैंड से ज्वाइंट कर लीजिए। तो बताइए आपको कौन सा फिगर मिला, एंड यू विल गॉट अ फिगर नोन एज अ सर्कल। लेकिन सर्कल होने के पहले हम पढ़ रहे हैं लोकस, तो समझिए व्हाट डू यू मीन बाय लोकस। सर्कल बाद में कहेंगे, पहले जो मिला उसे कहते हैं लोकस। तो लोकस को आप डिफाइन कैसा करेंगे, कैसा डिफाइन करेंगे, ये तो बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप था, लेकिन इस लोकस पर कौन से स्टार आए, ये वही स्टार है जो हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करते। और बताइए हमने कौन सी कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन दी थी कि फिक्स्ड पॉइंट से वो सभी स्टार्स 2 यूनिट की डिस्टेंस पर, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर चाहिए। तो इन स्टार्स की खासियत क्या है, इन स्टार्स की खासियत क्या है, ये उन स्टार्स का ग्रुप है, ये उन स्टार्स का जमावड़ा है, वो स्टार्स है जो इस फिक्स्ड स्टार से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो वो स्टार्स का ग्रुप जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता। यहां कौन सी कंडीशन दी थी, फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर चाहिए, ये कंडीशन। एक और कंडीशन देते हैं कि आपने पॉइंट्स लेना है 3 जो आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्वल डिस्टेंस पर हो तो देखिए क्या बन गया, ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे तो पॉइंट्स कई सारे हैं लेकिन आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एक ट्रायंगल बना बेटा। तो इसने भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया। मैंने बोला वो स्टार्स लो जो कोलिनियर है, कंडीशन मतलब कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन में,
तो ये सारे वो स्टार्स जो एक लाइन में है बेटा। तो उन स्टार्स की जगह पॉइंट, उन पॉइंट्स का ग्रुप जो दी हुई ज्योमेट्रिकल कंडीशन, क्या कह रहा हूं, दी हुई ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हाउ विल यू डिफाइन लोकस? अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which satisfies, a group of points which satisfies the given geometrical, a group of points which satisfies the given geometrical condition, given geometrical condition is known as लोकस। वो पॉइंट्स का जमावड़ा, वो पॉइंट्स का ग्रुप जो दी हुई ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका जनरल नाम लोकस। तो अगर ये इक्वल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी से क्या कहेंगे, लोकस। कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, लोकस। ये कंडीशन कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, लोकस। तो जनरल नाम क्या है, जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जनरली उसे कहते हैं लोकस। लोकस मतलब जनरल। इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं, भाई जब मैं पैदा हुआ होगा, मैं अगर मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो गया, आज पैदा हुआ, तो नर्स क्या बताएगी बाहर आके, क्या बताएगी, बेटा हुआ तो बेटा बोलेगी, बेटी हुई तो बेटी बोलेगी, या ऐसा बोलेगी बाहर आके, भैया आपको अक्षय हुआ है या आपको ऐश्वर्या हुई है। नहीं, जनरल या तो बेटा या तो बेटी। तो जनरल नाम कहा गया लोकस। लेकिन बाद में फिर हम नामकरण करते हैं, तो वो लोकस जिसमें इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन हो, उस लोकस का नामकरण किया गया सर्कल। इक्वल डिस्टेंस, आपस में इक्वल डिस्टेंस हो, उसे कहा गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड्स भी इक्वल है। एक जनरल एग्जांपल, कोलिनियर हो तब उसका नामकरण किया गया स्ट्रेट लाइन। तो what do you mean by locus? Locus a group of points, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन, पहले जनरल नाम लोकस, तो ये स्ट्रेट लाइन भी किससे मिलके बनी है, पॉइंट्स से। सर्कल भी किससे मिलके बना है, स्टार्स मतलब पॉइंट से। इक्वल ट्रायंगल भी किससे मिलके बना है, पॉइंट्स से। तो मैथ्स में हर चीज किससे मिलके बनी है बेटा, पॉइंट्स से। और लोकस को कैसा डिफाइन करें, कैसा डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which satisfies the given geometrical condition is known as locus. A group of points which satisfies the given geometrical condition is known as locus. हमारे 12th क्लास के कोर्स में कौन से लोकस है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डेफिनेट का एप्लीकेशन, वहां पर है एरिया अंडर द कर्व। उस कर्व में आपको सर्कल भी पढ़ना है, पैराबोला भी पढ़ना है, जो 11 में पढ़ चुके हैं आप लोग। सर्कल पढ़ना है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस से। तो अब हम पहली बार देखने जा रहे हैं किसे बेटा, स्ट्रेट लाइन को। ध्यान देके सीखिएगा। अब स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट। सर हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, आप हमें ये क्या सिखा रहे हैं? तो देखिए मैं कहां से कहां कनेक्शन करता हूं। स्ट्रेट लाइन मतलब वो सारे पॉइंट जो कैसे कोलिनियर, और लाइन कहते हैं जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो इनफाइनाइटली। चलिए ये स्ट्रेट लाइन, ये जो लोकस होता है, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब के सब कहा जाता है, these comes under
टू डायमेंशन ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री। सबसे पहली बात होती है 2D ज्योमेट्री का मतलब क्या। अब देखिए मैं कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा हूं, जितने बच्चे मुझे फेस टू फेस सामने या आमने सामने देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं। मेरे फिजिक्स में डायमेंशन वाइज आपको क्या दिखता है, क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रही है मेरी हाइट और आपको दिख रही है मेरी विड्थ, कितना चौड़ा, दो चीजें दिख रही। लेकिन क्या मैं इन दोनों ही चीजों से मिलके बना हूं? अगर मैं दो ही चीज से मिलके बनता तो जिंदगी में आपको नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो चीजें रियल होती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, वो कभी 2 डायमेंशन नहीं होती, वो हमेशा 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन मतलब व्हाट? अगर आप सामने बैठे हैं मेरे, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आपको मेरी हाइट दिख रही है, विड्थ दिख रही है। लेकिन जो लोग साइड में बैठे उनको एक चीज और दिख रही है, और उस एक चीज का नाम है चौड़ाई। ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये मोटाई, कितनी थिकनेस है आप भी देखिए, इतनी थिकनेस। तो थिकनेस जब आएगी तो ये ऊंचाई y एक्सिस, ये चौड़ाई x एक्सिस, और ये मोटाई डेप्थ इट इज नोन एज अ z एक्सिस। जब हम ये तीनों के बारे में बात करते हैं तो वो बन जाती है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। लेकिन जब हम सिर्फ दो ही एक्सिस के बारे में बात करते हैं, 2 एक्सिस मतलब 2 डायमेंशन, मतलब वो चीजें असल में होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, नहीं है वो। भैया आपने 10 में पढ़ा है, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं होगा आपको। बहुत कम टीचर्स रहते हैं जो बताते हैं। क्या अगर आपने 10th में सर्कल पढ़ा, आपने 10th में ट्रायंगल पढ़ा, लाइन पढ़ी, कभी पूछा है टीचर को मैडम सर्कल असल में दिखाइए? तो जनरली टीचर्स क्या कहते हैं, ये जो गोल है, घड़ी है, या कोई भी हाथ का बैंगल है, वो सर्कल है। कभी नहीं। बैंगल आपको दिख रही है, कड़ा दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, जो दिखती है वो हमेशा 3 डायमेंशन होती है। सर इसको और थोड़ा सा क्लियर में गए तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को डिफरेंशिएट तो बहुत आसान भाषा में सिखाता हूं। सर्कल पढ़ा आप लोगों ने, अगर मैं आपको सर्कल का वॉल्यूम पूछूं तो बता सकते हैं आप लोग? तो सब लोग अपने अपने सर पर हाथ रख लेंगे। सर सर्कल का तो वॉल्यूम नहीं पढ़ा, सर्कल का एरिया मालूम है। यस, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब दो ही चीजों की जरूरत है। तो आपने सर्कल में सिर्फ एरिया पढ़ा, दो चीजें, लेंथ और ब्रेड्थ, ऊंचाई और चौड़ाई। जिस चीज का वॉल्यूम नहीं निकलता उसे 2 डायमेंशन कहते हैं, और जिस चीज का वॉल्यूम निकलता उसे 3 डायमेंशन कहते हैं। तो बोलेंगे सर जो घड़ी गोल दिख रही है, गोल घड़ी दिख रही है, फिर वो क्या है? तो वो सर्कल नहीं है। जब उसको हम 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, इट बिकम्स अ स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये बेसिक फर्क है। तो फिर सर हम सर्कल पढ़ते क्यों है जो असल में नहीं है? लाइन पढ़ते क्यों है जो असल में नहीं है? आगे पैराबोला आएगा, वो भी 2 डायमेंशन है। इलिप्स आएगा, वो भी 2 डायमेंशन है। हाइपरबोला आएगा, वो भी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें हम दो ही एक्सिस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई। फिर पढ़ते क्यों है ये असल में जब नहीं है? बेटा ये असल में नहीं है मतलब ये रियल में हाथ में उसे पकड़ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। बट फिर सर ये पढ़ते क्यों, ये है क्या, लाइन क्या है? तो बहुत आसान भाषा में समझिए, ये जो 2 डायमेंशन होते हैं इसे कहते हैं हम रास्ता, पाथ। पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी। मैं यहां से चलना चालू करूं एकदम स्ट्रेट, तो आप बोलेंगे चलना सर स्ट्रेट चल रहे हैं, लेकिन जो लाइन में चल रहा वो लाइन दिख रही है क्या आपको स्ट्रेट? नहीं। तो वो लाइन क्या है? मेरा पाथ है। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी। तो पैराबोलिक पाथ होती है, इलिप्टिकल पाथ होती है। अगर आपने 10th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में केपलर्स लॉ पढ़ा है, तो केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है
every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. इलिप्टिकल रास्ते में रिवॉल्व करता है रास्ता। तो वो रिवॉल्व कर रहा है कौन? हर प्लेनेट, अर्थ भी प्लेनेट है, तो अर्थ जो रास्ता तय कर रही है उस रास्ते का शेप कैसा है? इलिप्टिकल। तो दैट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी। ये इतना डेप्थ है। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे रास्ते, मतलब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ रहे स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री मतलब जिसमें हम 2 ही एक्सिस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब 9th क्लास में भी आपने ग्राफ पढ़ा, 8th में भी शायद आपने ग्राफ पढ़ा होगा, 10th में तो पढ़ा ही पढ़ा है। हर ग्राफ में हमने 2 ही एक्सिस यूज किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन असल जिंदगी में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताइए कहां होते हैं? कहां होते हैं एक्स एक्सिस और, अच्छा एक चीज और भूल गया, जैसे सर्कल असल में नहीं होता, असल में सर्कल को देखोगे तो वो स्फीयर कहलाता है, वैसे ही ट्रायंगल भी असल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रायंगल का भी असल में वॉल्यूम नहीं निकलता। फिर सर अगर ट्रायंगल को असल में देखना है तो आइसक्रीम खाते हैं आप, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको दूर रखिए तो आपको लगेगा जैसे ट्रायंगल है, लेकिन जब नजदीक ना आएंगे तो उसके पास वॉल्यूम है क्योंकि उसके अंदर हम आइसक्रीम डाल सकते हैं। तो ट्रायंगल जब असल जिंदगी में आता तो वो बन जाता है राइट सर्क्यूलर कोन। सर्कल जब असल जिंदगी में आता तो वो बन जाता है स्फीयर। लाइन जब असल जिंदगी में आती तो वो बन जाती है सिलेंडर, राइट सर्क्यूलर सिलेंडर, स्ट्रेट लाइन। ये सब मैं 10th क्लास में 9th क्लास में हम जब चैप्टर पढ़ाते तब हम ये विजुअलाइज करते हैं। आज तो हालत ये है बेटा कि मैं घर पे वीडियो शूट कर रहा हूं और मेरे पास मेरे सारे इक्विपमेंट्स नहीं है जो मेरी क्लास में रखे हैं, अदरवाइज मैं सब दिखाता था एवरीथिंग। चलिए समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लाइन को पढ़ रहे हैं इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस यूज करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम कई जमाने से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करते आ रहे, ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे, उनके बारे में सुनते आ रहे, लेकिन असल जिंदगी में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता कहाँ है, कहाँ होता है? ये मेरी अपनी भाषा है, समझने का तरीका है। तो असल जिंदगी में एक्स एक्सिस, ये जो जमीन है ना, जमीन जिस पर मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, इस जमीन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। जो अर्थ का सरफेस है, जमीन है, ये कहलाती है एक्स एक्सिस। इस जमीन पर मैं कैसा खड़ा हूं, झुक के खड़ा हूं, पीछे टेक के खड़ा हूं कि कैसा खड़ा हूं? तो आप सब आंसर देंगे आप स्ट्रेट खड़े। मैं सीधा खड़ा हूं, इसकी का क्या गारंटी है? तो आप क्या करेंगे? मेरा जमीन से बनने वाला एंगल निकालेंगे। अगर मेरा और जमीन के बीच में, मैं, ये जमीन और ये मैं, अगर इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे ये कैसा है? स्ट्रेट। तो जमीन मतलब एक्स एक्सिस, अगर मैं इसमें सीधा खड़ा हूं मतलब एंगल कितना बना रहा हूं? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं मतलब मैं जमीन को परपेंडिकुलर हूं, मतलब एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हूं। एक्स एक्सिस को जो चीज परपेंडिकुलर होती है वो कहलाती है वाई एक्सिस। तो जमीन मतलब एक्स एक्सिस और मैं क्या कहलाऊंगा उसमें? वाई एक्सिस। तो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। तो जमीन को क्या मान लिए? एक्स एक्सिस, और हम क्या है? वाई एक्सिस। कोई भी वर्टिकल चीज उसको क्या मान सकते हैं आप? वर्टिकल मतलब वो जिसने जमीन से एंगल बनाया है 90 डिग्री, इट इज नोन एज अ वाई एक्सिस। क्लियर? तो आइए 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लाइन को पढ़ते हैं। लाइन, अब इसमें पहला, लाइन को पढ़ने के पहले 10th क्लास की तरफ आइए। तो 10th क्लास में जरा मैं मिटा दूं, बोर्ड पे जगह कर दूं,
क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतनी डेप्थ में शायद ही आप कोई सिखा पाएगा। ध्यान देके सीखिएगा, सीखने को मिल रहा है। अब तक तो 20 साल तक तो मेरा नॉलेज एक जगह पे लिमिटेड था। जो मेरे पास बच्चे क्लास लगाते थे, जो मुझ तक पहुंचते थे, उनको नॉलेज मिल जाता था। जो नहीं पहुंच पाते थे और बाहर के, तो वो जो बुक में ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, बस यही मैं बताता हूं वैसा क्यों होता है। चलिए, अब हम जब लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो लाइन को जरा हम 10th में ही जानते हैं। अगर मैंने ये इक्वेशन लिखा x प्लस 5y इक्वल्स टू 2, बताइए सब लोग 10th पढ़ के पास हुए हैं ना? तो फिर आंसर दीजिए। सबसे पहले बताइए ये क्या है, तो सबके आंसर्स निकलेंगे। सर ये लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले बताइए ये लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? ये लीनियर क्या है? व्हाट डू लीनियर किसे कहते हैं? तो वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 1। वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 1, उसे कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। और इक्वेशन क्यों? ये मैंने कई लेक्चर में बोल चुका हूं। इक्वेशन इसीलिए क्योंकि देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, और कहा गया दोनों साइड बराबर है। ये कंपैरिजन के साइन है, इक्वल टू के साइन है। कंपेयर किया गया लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, और कहा गया दोनों साइड इक्वल है। जहां कंपैरिजन की साइन हो उस जगह कहा जाता है इक्वेशन। और अगर कंपैरिजन की साइन होती ही नहीं, x प्लस 5y प्लस 2 ऐसा ही लिखा होता, तब ये कहलाता इक्वेशन तो है ही नहीं, देन इट विल बी नोन एज अ पॉलिनोमियल। तो चलिए, लीनियर क्यों? उस जगह जिस जगह वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो उसे कहते हैं लीनियर। इक्वल टू है इसलिए इक्वेशन। चलिए, फिर 10th क्लास में आपने इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी निकाला है। ग्राफ निकालते वक्त आपने 5y इक्वल्स टू 2 माइनस x, y की वैल्यू एक साइड, फिर y इज गिवन बाय 2 माइनस x अपॉन 5। फिर आपने एक बॉक्स ड्रॉ किया। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं आपने, x y x, y। फिर x की वैल्यू लेते गए, फिर y निकालते गए। निकालने के बाद आपने जब उन कोऑर्डिनेट्स को x एक्सिस पर और y एक्सिस पर जब आपने क्या किया, उसको ड्रॉ किया, प्लॉट किया, तो पॉइंट्स आने के बाद जब आपने उन पॉइंट्स को जोड़ा, तो बताइए जोड़ने के बाद फिगर ऐसा मिला कि ऐसा मिला? कैसा मिला? तो हमें फिगर ऐसा मिला। ये मिला मतलब क्या मिली हमें? स्ट्रेट लाइन। और दोनों तरफ लगा दीजिए एरो। लाइन तो ये भी लाइन ही है क्योंकि दोनों तरफ से आगे बढ़ रही है, बट ये कर्व्ड लाइन है। और ये कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। हमें ये ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ नहीं मिलता। मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। और ये लीनियर के नाम में ही बैठा हुआ है। लीनियर के 2 पार्ट कीजिए तो देखिए आपको क्या मिल रही है? लाइन। तो इससे हमने एक निष्कर्ष निकाल लिए कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ में हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका उल्टा चाहिए, हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होना चाहिए? लीनियर। लीनियर मतलब वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो। इट मींस द लीनियर। तो हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो हर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे रहेगी? लीनियर। अब आइए कुछ चीजें जो अभी और समझना है। अब हमने क्या किया, ये लिया,
दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां मैंने एक, ये ओरिजिन है बेटा, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। असल जिंदगी में मैंने आपको एक्स एक्सिस दिखाया, मैंने आपको वाई एक्सिस भी दिखाया, लेकिन कभी आपने दिस इज एनी लाइन, दिस इज एनी लाइन, कौन सी, स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन। अब असल जिंदगी में मैंने आपको एक्स एक्सिस दिखा दिया, वाई एक्सिस दिखा दिया। असल जिंदगी में कभी आपने ये डायग्राम कहीं देखा है क्या, ऐसा डायग्राम कहीं देखा है असल लाइफ में? क्योंकि लाइन जो होती है वो 2 डायमेंशन भी होती है, और आपके 12th के कोर्स में लाइन को भी 3 डायमेंशन में भी पढ़ना है। तो लाइन 2 डायमेंशन में भी है और 3 डायमेंशन में भी है। तो बताइए मुझे, असल जिंदगी में ये डायग्राम कभी देखा है? नहीं देखा? तो रामटेक वाले जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको स्पेशली एड्रेस करके मैं बता सकता हूं, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज देखी है। मंसर में देखिए ब्रिज बनाए, और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी ओवर ब्रिज देखा है? ओवर ब्रिज मतलब ब्रिज बना हुआ जिसपे से लोग जा रहे हैं, गाड़ी आ जा रही है, ब्रिज। अब उस ब्रिज की खासियत बताता हूं क्या होती है। देखिए उस ब्रिज की खासियत, मान लीजिए ये जमीन मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पर खड़ा हुआ पिल्लर मतलब कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, और उस पर रखा हुआ ये ब्रिज, तो ब्रिज मतलब एनी लाइन। अब इस ब्रिज पर मैंने ब्रिज कभी देखा है आपने कि आप रोड से चलते आ रहे हैं और ये ब्रिज आया, तो ब्रिज सीधा खड़ा होकर आपको ऐसा सीधा ब्रिज मिलता आपको, ऐसे जाके आपको ऐसे चढ़ना पड़ता, ऐसा कभी देखा है आपने? ब्रिज पहले ऐसा होता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है ऊपर, और एक सर्टेन बाद में फिर प्लेन होके आगे जाता है, ये चीज। अब जमीन मतलब एक्स एक्सिस, उस पर खड़ा हुआ पिल्लर वाई एक्सिस, रखा हुआ ब्रिज मतलब एनी लाइन। पिल्लर मुझे सामने लगा दो तो ये लाइन बन गई, ब्रिज बन गई बेटा। अब इस ब्रिज पर अगर मैंने ये पेन रखा, अगर ब्रिज सामने से ऐसा है, पहले ऐसा है, ये पेन रखा, बताइए क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ब्रिज को थोड़ा सा ऊपर उठाया, पेन रखा, ये पेन को रखा, क्या हो रहा है? बताइए ना क्या हो रहा है? आप बोलेंगे पेन घसर रहा है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर उठाया तो थोड़ा फास्ट घसर रहा है, और ऊपर उठाया तो और फास्ट घसर रहा है, और फास्ट, और ऊपर उठाऊंगा तो और फास्ट घसरेगा। घसर रहा है पेन, ब्रिज से घसर रहा है। क्यों घसर रहा है? मेरी भाषा ऐसी है, बहुत सिंपल। तो पेन घसर रहा है, क्यों घसर रहा है? क्या है ब्रिज के पास? तो उसे कहते हैं ब्रिज के पास एक चीज है जिसका नाम है उतार। क्योंकि उतार है इसलिए पेन घसर रहा है। उतार को इंग्लिश में कहा जाता है स्लोप। इट इज नोन एज स्लोप। तो जब भी एक लाइन आएगी तो अपने साथ में एक टर्म लेके आएंगी। कौन सा टर्म लेके आएंगी? स्लोप। एंड स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। चलिए, लेकिन हमने क्या देखा, जब ब्रिज ऐसा था स्टार्टिंग में, जब ब्रिज स्टार्ट हो रहा था तब तो यहां पर उतार पेन घसर नहीं रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद ब्रिज जब ऊपर उठा तब घसर रहा है। मतलब पहले नहीं घसर रहा था यहां पर, अब घसर रहा है। तो अब आगे जाके ऐसा क्या हो गया? तो ब्रिज देखिए, ब्रिज जमीन पर था, धीरे धीरे ऊपर उठ गया, फिर और ऊपर उठ रहा है, और ये ऊपर उठ रहा मतलब क्या हो रहा है? जब जमीन से चिपक के था अब उठ रहा है, मतलब जमीन और ब्रिज में ये जो एंगल है, ये एंगल जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका उतार बढ़ रहा है। ये जो है इसे कहते हैं बेटा एंगल।
जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये स्लोप बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। तो नियम क्या निकला? स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैंने लिखा tan। अब दिमाग में ढेरों सवाल आ गए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हमने जब 8, 9, 10 में पढ़ा, तो जब हम y प्रोपोर्शनल टू x लिखते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो जनरली हम कांस्टेंट k लिखते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट tan क्यों लिखा? चलो tan की बात तो बाद में करते हैं। आपने कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों लिया, k क्यों नहीं लिया? तो इसे समझते हैं। मुझे बताइए ये मैंने क्या लिखा? 30 क्या है? इट इज एनी नंबर, लेकिन इसके सामने अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दूं तो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने से अब ये नंबर नहीं, नाउ इट विल बिकम एन एंगल। तो कोई भी चीज एंगल कब बनती है? जब वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो, और थीटा तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एनी लाइन है। तो ये एंगल कब कहलाएगा? जब वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होगा। इसलिए हमने कांस्टेंट की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया। क्लियर? तो ठीक है सर, समझ गए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों लिया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के तो 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो में से आपने tan ही क्यों लिया? साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक क्यों नहीं लिया? तो इसका भी आंसर दे रहा हूं। मान लीजिए ये सर्कल है, ये एक लाइन है, फिर बताइए ये लाइन इस सर्कल को कैसे है? सब 10th में आपने पढ़ा है, मैं सिर्फ रिवाइज करके दे रहा हूं। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? वो लाइन जो सर्कल के अंदर से क्रॉस करे उसे हम कहते हैं, अगर यही डिस्टेंस पकड़ा जाए तो इतनों को कहते हैं कॉर्ड, और पूरी लाइन पकड़ेंगे तो उसे कहा जाएगा सीकेंट। लेकिन वही लाइन सर्कल को क्रॉस करके ना जाए, एक पॉइंट पे टच करके जाए, चिपक के चल रही है, तो उसे हम कहते हैं टैंजेंट। इट इज नोन एज अ टैंजेंट। और अब देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों लिया वो एक्सप्लेन कर दिया, tan ही क्यों लिया। जब ब्रिज में से आप घसरते हैं, आपकी बाइक घसरते हुए मतलब रोल होते हुए नीचे आ रही है ड्यू टू स्लो, तो आपकी बाइक ब्रिज को चिपक के चलती है कि ऐसे उड़ के जाती है? बताइए। तो आपका आंसर होगा सर ब्रिज को चिपक के चलती है। चिपक के चलना मतलब कैसे चलना है? टेंजेंटली चलना। और टेंजेंट रिप्रेजेंट करना है तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कहलाता है tan। दैट्स व्हाई हमने क्या लिया बेटा वहां पे? tan। तो क्या हुआ? हर लाइन, जब भी कोई लाइन आएगी 2 डायमेंशन में, अपने साथ में टर्म कौन सा लेके आएगी? स्लोप। और स्लोप हमेशा, स्लोप की वैल्यू, अब क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग? स्लोप की वैल्यू अगर एंगल दिया रहा, स्लोप की वैल्यू के लिए अगर क्या दिया रहा? एंगल, तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा। और ये हमने सबने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो याद कर लेते हैं कि अगर एंगल दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा ही क्यों होता है, बाकी क्यों नहीं होता? क्यों रेशियो आया ये कोई बताएगा नहीं, जनरली बताते नहीं है। लेकिन जो टीचर्स है सही मायने में अच्छे टीचर्स है बेटा, लाइफ में अच्छे टीचर्स मिलना ये बहुत किस्मत वाली बात होती है, बहुत किस्मत वाली बात होती है। अदरवाइज क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक खास बात है क्या कि अगर आपका कोई काम, जनरली हम हमारे फील्ड में कहते हैं कुछ नहीं मिले तो ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दो। ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर बनना सबसे आसान होता है,
कैसे आसान होता है? आपने क्या करना है, आज कोई टॉपिक 2 क्वेश्चन पढ़ाने हैं तो 2 क्वेश्चन घर से पढ़ के आइए और पढ़ाइए, बड़ा आसान है। और बच्चों को बार बार बोलिए ये होता, बच्चे भी उस मानसिकता में रहते हैं कि टीचर ने जो बोला वो सही है, खुद मेहनत करेंगे नहीं और रट लेंगे। अच्छे मार्क्स आए तो टीचर बोलेंगे देखो मैंने पढ़ाया, और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो टीचर बोलेगा बेटा बच्चों ने मेहनत नहीं की, क्लास में ध्यान नहीं देते थे, तो हम क्या करेंगे। ये बड़े आसान तरीके हैं। तो टीचर ऐसे बनना बड़ा आसान बात है, विदाउट एनी कंसेप्ट। मैं मेरे बारे में बात करूं तो बेसिकली बहुत जगह से जॉब्स, कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एम टोटली डिवोटेड इन टीचिंग, बिकॉज टीचिंग ये मेरा प्रोफेशन बाद में बना। टीचिंग इज माई पैशन, ये मेरा पैशन। आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर मैं पढ़ा सकता हूं, उतनी देर तक पढ़ा सकता हूं। चलिए, तो स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला, अगर एंगल मालूम है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला tan थीटा। सेकंड, फिर से वही डायग्राम ले रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और टीचिंग प्रोफेशन ये बहुत नोबल प्रोफेशन है बेटा। हम जब पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं, तो हर टीचर ने ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों के फ्यूचर से डील कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम इस कंट्री के फ्यूचर से डील कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, अगर किसी कंट्री को खत्म करना तो आपको एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, वॉर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एटम बॉम्ब गिराया, वॉर किया, वो कंट्री खत्म हो गई, झुक गई, लेकिन उसको फिर से खड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो खड़ी हो सकती है। लेकिन एक कंट्री जो खत्म किस तरीके से किए, ना बॉम्ब गिरा है ना कुछ गिरा है, हम आप लोगों ने कंट्री खत्म करने के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर दिए। मतलब बच्चों को जो प्रैक्टिकल चीज मालूम होनी चाहिए वो पढ़ा ही नहीं रहे, सिर्फ बुकिश रख रहे, मतलब कोई नॉलेज नहीं। तो बताइए कैसे इंजीनियर्स और कैसे डॉक्टर बनेंगे। और ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, और वो कंट्री अगर एजुकेशन सिस्टम के फेल्यूर के कारण अगर कोलैप्स होती है तो वो दोबारा बनने के लिए सदियां लग जाएगी, बनना फिर भी मुश्किल है। इसीलिए एजुकेशन वो टूल है, वो हथियार है जिससे हम अपनी लाइफ का हर चीज को सुधार सकते हैं, फ्यूचर सुधार सकते हैं। लेकिन एजुकेशन 2 तरीके से होता है। लोग 2 तरीके से पढ़े लिखे होते हैं, बड़े अच्छे शब्द है, शिक्षित और सुशिक्षित। मैं तो एक बात को मानता हूं, वो एजुकेशन किस काम का जो हमें, जिसके सहारे हम कमा नहीं सकते पैसे, हम अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर सकते। रीजन, मैं ये बात नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वीडियोस तो कई जगह देखेंगे, लेकिन पता नहीं मन में है तो बोल रहा हूं। हम सुनते हैं सर, कई हमने देखा है, पेपर में पढ़ते हैं कि अब इंजीनियरिंग का क्रेज, प्राइवेट कॉलेजेस में क्रेज कम हो गया, बच्चे नहीं मिलते, कई कॉलेजेस खाली रहते हैं। ये बात सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, ये MBA की है, ये फार्मेसी, नहीं मिलते बच्चे। रीजन तो कहना है सर पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नौकरियां मिलेगी कैसे? क्योंकि आप जब 4 साल का प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं तो ईमानदारी से अपने भाई बहनों को जो ले रहे हैं उनसे पूछिए उनका एम क्या होता है। सही मायने में एजुकेशन लेना, जो कोर्स में है वो पढ़ना, समझना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये एम होता है कि हमको एग्जाम पास करना है, वो एम होता है। बेटा 80 to 85% बच्चे सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बैठते हैं और पढ़ाई तब चालू करते हैं जब एग्जाम के 1 महीना पहले आ गए। मुझे जब मैं मेरे क्लास में सिखाता हूं तो मैं बच्चों को क्लियरली बोलता हूं, बेटा मुझे मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता,
सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं, जो बुक में है, आपका अधिकार है, आपका हक है बुक में लिखी हुई हर चीज को समझना। क्योंकि गवर्नमेंट जब कोर्स बनाती है, बुक बनाती है, तो वो समझती है, वहाँ पे जितने भी दिग्गज लोग बैठे होते हैं बुक बनाने के लिए, जो टीचर्स, इतने बड़े बड़े टीचर्स बैठे होते हैं, लेक्चर्स बैठे होते हैं, उनको ये समझता कि इस जनरेशन का लेवल क्या है और उस जनरेशन के लेवल के हिसाब से बुक प्रिस्क्राइब करते हैं वो। लेकिन बताइए, आप में से कितने बच्चे टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं? क्या आपने देखा, जब मैं फिजिक्स के वीडियोस डाल रहा हूँ तो मैं नोट्स नहीं, मैं रटवाता नहीं, मैं समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वीडियो देख ले, उसके अंदर बुक निकाले और बुक पढ़े और उसमें ढूंढिए कि क्या नहीं समझा, और सोचिए जो पढ़ा वो रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है। हर चीजें इस तरह से पढ़ेंगे तो जिंदगी में आपको कभी भी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी आपके पीछे आएगी। चलिए नेक्स्ट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर से एक लाइन आई, कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। दिस इज एनी लाइन, एनी लाइन। अब पहली बार स्लोप निकालने के लिए एंगल दिया हुआ था, अब एंगल दिया है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला tan थीटा। फिर से यहां एंगल दे रहा हूं थीटा, लेकिन यहां ये मान लिया कि थीटा की वैल्यू मालूम थी तो डायरेक्टली tan थीटा करके वैल्यू निकाल लिया स्लोप की। लेकिन अब थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। लाइंस स्टार्टिंग से बताया, लाइन किससे, लाइन वो लोकस ज्योमेट्री में, मैथ्स में हर चीज किससे मिलके बनी है? पॉइंट्स। तो ये लाइन भी किससे मिलके बनी है बेटा? पॉइंट से। तो मैंने क्या कर लिया, अब इस लाइन का एक स्लोप होगा, डिनोट किससे करेंगे? m। हमें कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमेशा लाइन के ऊपर एक पॉइंट लीजिए। लेट p x, y be any point, p x, y be any point on the line। लाइन पर एक पॉइंट ले लिया, p x, y be any point on the line। x, y क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, दो ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये लिखा p x, y, और इसको आराम से सीखते हैं। जब 10th क्लास में, 9th में आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4। अब आपको एक पॉइंट P ड्रॉ करना है 3, 2। क्या ड्रॉ करना है? 3, 2। पहला जो कोऑर्डिनेट है उसे कहा जाता है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इट इज नोन एज एब्सिसा। इट इज नोन एज एब्सिसा। दूसरा जो दिया है, इट इज नोन एज y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज एन ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट को इस ग्राफ में प्लॉट करना है, तो x एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे? 3, और y पे कितना मार्क करेंगे? 2। 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 से एक वर्टिकल, जहां मिले उस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया? 3, 2। अब ये पॉइंट 3, 2, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से जब मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया बेटा? परपेंडिकुलर। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस जितना y एक्सिस पे, तो कितना हो गया? 2। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से गिना तो कितना डिस्टेंस होगा? ये जितना है, कितना है? 3। तो x कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का वो x एक्सिस का डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट वो y एक्सिस पे डिस्टेंस। तो जब मैंने ये p x, y लिखा,
यहां से जब मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाला बेटा, ए परपेंडिकुलर, किस पॉइंट पे डाला, मान लो वो पॉइंट मैंने ले लिया ए, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, कितना होगा, वाई। अब मुझे बताइए स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। लेकिन इस केस में मुझे थीटा मालूम है क्या, नहीं, इक्वेशन 1 लिखा, बट ट्रिग्नोमेट्री में हम सब जानते हैं tan थीटा इज गिवन बाय अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इज गिवन बाय अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, थीटा के अपोजिट में कौन है, y, तो tan थीटा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, tan थीटा अपोजिट इज y एंड एडजेसेंट इज हु, x, OA। इक्वेशन नंबर 2, tan थीटा y अपॉन x आया, बट tan थीटा किसके इक्वल होता है, m के इक्वल, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करता है कि m की वैल्यू कितनी आई बेटा, y अपॉन x। तो एंगल निकालने का पहला तरीका, सॉरी स्लोप निकालने का पहला तरीका, एंगल दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, एंगल नहीं दिया है इसको आगे डिस्कस करता हूं मैं। थर्ड लेगा, फिर से लिया बेटा अभी, अच्छा जरा इसको ध्यान से सीखिएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब तक दोनों डायग्राम में हमने लाइन को कहां से पास करवाया, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, इसके भी कोऑर्डिनेट 0, 0। अब लाइन को मैं ओरिजिन से पास नहीं करवा रहा, अब लाइन को मैं किसी एक पॉइंट से पास करवा रहा हूं, और उस पॉइंट का नाम दे दिया A, x1, y1, ठीक है। लाइन का स्लोप डिनोट किया है m से, ये गिवन है, अब एंगल नहीं गिवन, सिर्फ क्या गिवन है कि लाइन कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट, उस पॉइंट का नाम x1, y1, कुछ भी दिया हो हमेशा अपनी तरफ से एक पॉइंट। ये नियम बना लो, जब भी किसी भी लोकस का इक्वेशन, लाइन भी एक लोकस है, सर्कल भी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला भी एक लोकस है, जब भी इनकी इक्वेशंस निकालने जाएंगे हमेशा अपनी तरफ से एक पॉइंट। तो लेट P x, y be any point on the line, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया बेटा, कौन सा, P x, y। अच्छा मुझे नीचे की जगह की जरूरत पड़ेगी, आप तो ये लिख लेंगे, मुझे नीचे की जरूरत है। चलिए अब इस डायग्राम को जरा सा हम करते हैं जो पॉइंट्स लिखे। अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट, पहले ए पॉइंट को देख लो, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, तो ए से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो बताइए भाई और बहनों ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज x1, x एक्सिस पे x1 और y एक्सिस पे y1, तो इस डिस्टेंस को थोड़ा सा मैं दूर ले जाता हूं यहां, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1, ये हो गए a के डिनोशंस। अब P से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बताइए x एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, x कोऑर्डिनेट कितना है x, और y एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस होगा y पर, जो उसका y कोऑर्डिनेट है, इधर ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज गिवन बाय
y1। ध्यान रखिए, अब A से हॉरिजॉन्टल, B से वर्टिकल, ये दोनों जहां मिली वो एंगल 90 डिग्री, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B। तो देखिए ट्रायंगल बन गया APB। अगर ये लाइन मान लो इधर आगे तक लेके आता है, सुनिए ना, अगर ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, थीटा बन रहा है बेटा, तो अगर मैं यहां पे इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी करस्पॉन्डिंग थीटा बनेगा। इस लाइन ने, अच्छा अगर ये लाइन आगे लाता, ये लाइन एंगल कितना बनी है, थीटा, एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, थीटा, तो इसका अगर मैं एक्स एक्सिस से लूंगा कितना बनेगा, थीटा, थीटा को एक्स एक्सिस को ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना बनना चाहिए बेटा, थीटा। दिस एंगल शुड बी टेकन एज थीटा। देख लीजिए, अब देखिए इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, AB। ये डिस्टेंस बताइए AB कितना होगा। एक चीज से हम समझते हैं, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, यहां मार्क कर देता हूं, ये टोटल डिस्टेंस जो है A से लेके C तक, ये टोटल 10 है। एक पॉइंट लिया B से लेके C तक मैंने लिया 4, A से लेके C तक कितना है 10, B से C कितना है 4, तो बताइए AB कितना होगा। तो पट से आंसर निकलेगा आप सबसे, आप बोलेंगे 6। क्या निकालना था, AB, आपने कितना निकाला, 6। कैसे निकाला, तो आपके दिमाग ने कैलकुलेशन किया। 6 निकालने के लिए आपने क्या किया, कैसे किया, ये डिस्टेंस मालूम था क्या, नहीं मालूम था। 6 कैसे निकाला, आप बोलेंगे सर 10 - 4 कर दिया। 10 मतलब AC लिया और 4 मतलब BC। मतलब क्या किया आपने, आपको डिस्टेंस चाहिए था AB, मालूम था क्या, नहीं। ये नहीं मालूम तो आपने पूरा डिस्टेंस लिया, कितना, 10। पूरा डिस्टेंस कितना लिया, 10। उसमें से जो नहीं चाहिए, इतना हिस्सा नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया, माइनस कर दिया पूरे में से, तो जो चाहिए वो आ गया। AB डिस्टेंस चाहिए, मालूम है क्या, नहीं, तो पूरा ले लीजिए। पूरा कितना है भाई और बहनों, x। इतना हिस्सा चाहिए क्या, नहीं, ये कितना है, x1। इस पूरे में से इतना हिस्सा निकाल दीजिए, तो जो बचेगा वो AB बचेगा। तो पूरा कितना है, x, निकालना कितना है, x1। कितना आ गया, x - x1। अगर हमको PB निकालना है, मालूम है क्या, नहीं, तो पूरा ले लीजिए। पूरा कितना है, y, पूरा कितना है, y, निकालना कितना है, y1। तो क्या हो जाएगा, PB, y - y1। आ गया बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, राइटिंग अगर छोटी दिखेगी आपको वीडियो में तो थोड़ा सा उसको बड़ा करके देखना, क्योंकि जगह नहीं है। एज इस ट्रायंगल में APB में ये 90 डिग्री है, तो बताइए tan थीटा कितना होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y - y1 अपॉन x - x1। बट हमें ये मालूम है कि tan थीटा तो स्लोप के इक्वल होता है, बट m इज गिवन बाय tan थीटा। तो m की वैल्यू कितनी आई, y - y1 अपॉन x - x1 आ गई वैल्यू। ये सिखाना मैं क्यों चाहता हूं, मुझे आता है इसलिए ऐसा नहीं। देखिए इसे कितने काम आएंगे, आप आगे आगे देखिए। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैं सिखा रहा हूं स्लोप निकालने की। जब भी लाइन पढ़ेंगे तो लाइन अपने साथ में एक टर्म लेके आएंगी और उस टर्म का नाम है स्लोप। तो जब भी लाइन आएंगी अपने साथ में स्लोप लेके आएंगी। स्लोप निकालने के अब तक हमने 2 तरीके सीखे। कौन से 2 तरीके, पहला तरीका, अगर एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल, तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan थीटा। और अगर एंगल दिया हुआ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पॉइंट के, क्या दिए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो जरा यहां देखिए जो y/x निकला, इस y/x को
y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 लिख सकता हो क्या? क्योंकि y माइनस 0 विल बी y, x माइनस 0 विल बी x। अगर एंगल दिया रहा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला tan थीटा, और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए रहे, क्या दिए रहे? कोऑर्डिनेट्स, तो फॉर्मूला y माइनस जिस पॉइंट से पास कर रहा हूं उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन x माइनस x कोऑर्डिनेट। देख लीजिए, y ऊपर कंपलसरी माइनस, a से पास कर रहा है तो y में से क्या माइनस हुआ? a का y कोऑर्डिनेट, और x में से क्या माइनस हुआ? x कोऑर्डिनेट। तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका, एंगल दिया रहा तो स्लोप की वैल्यू tan थीटा, और कोऑर्डिनेट्स दिए रहे तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ध्यान रखिए लाइफ टाइम के लिए। स्लोप निकालने का पहला तरीका, एंगल दिया रहा तो tan थीटा, एंगल दिया रहा तो tan थीटा। किसका स्लोप? किसका? ये भी कंपलसरी है। स्लोप किसका? तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का। किसका स्लोप? स्ट्रेट लाइन का। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये डायग्राम हम समझ चुके हैं, मुझे इसके आगे डिस्कशन करना है, तो यहां से ये निकलता उठाना। देख लीजिए क्या मतलब, m की वैल्यू कितनी आई भाई और बहनों? y अपॉन x। x को इधर लेके जाओ, m इंटू एक्स इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? mx। वेरिएबल कौन है? x और y, पावर 1 पावर 1। जब पावर 1 है तो ये कहलाएंगी लीनियर, और इक्वल टू है इसलिए कहलाएंगी इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन आई, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन यही है, मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और इस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है? इट इज अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये किस लाइन की इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू, having a slope m and passing through origin। और इसको भी लिख लेते हैं, ये जो थर्ड से हमने लाए थे, थर्ड डायग्राम बना के जो लाए थे, तो इसको इधर लेके जाइए, m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, x का पावर 1 y का पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये किस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन। डायग्राम आपके पास निकला हुआ रहेगा बेटा, वीडियो में देखना आपने। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग, उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप कितना है? m, और कहां से पास कर रही है? जल्दी, हमने उसको ओरिजिन से पास नहीं करवाए थे, तो कहां से पास करवाए थे? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। किस पॉइंट से बेटा? x1, y1। तो ये उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m है और ओरिजिन से पास कर रही है, और ये उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m है और जो एक पॉइंट से पास कर रही है, ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। तो ये लाइन की दो इक्वेशन निकाल के दिया, ओरिजिन से पास करने वाली और ओरिजिन से पास नहीं करने वाली। और हमने दो तरीके सीखे क्या निकालने के? स्लोप। अगर आपने लाइन की दोनों इक्वेशन देखी है, तो लाइन की इक्वेशन, अगर हमको किसी ने क्वेश्चन पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी है? तो कंपलसरी स्लोप तो लगेगा ही लगेगा, m की वैल्यू लगेगी, और जिस पॉइंट से पास कर रही है, चाहे वो ओरिजिन हो या x1, y1, उस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत, कंपलसरी स्लोप और एक पॉइंट। स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट तो जनरली गिवन रहता है क्वेश्चन में,
निकालना क्या पड़ता है? तो निकालना पड़ता है हमें स्लोप। और स्लोप निकालने कितने तरीके? दो। पहला तरीका एंगल दिया रहा तो tan थीटा। ये स्लोप निकालने के किस चीज के तरीके? स्लोप निकालने के तो लाइन के लिए स्लोप निकालने के तरीके, क्योंकि स्लोप अकेले लाइन में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्लोप सर्कल में भी, हर डायग्राम में, हर लोकस में स्लोप होता है। आगे जब बताऊंगा तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंगल दिया रहा, और एंगल भी किससे बनना चाहिए? तो एंगल हमेशा मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, एंगल दिया रहा तो tan थीटा, एंगल दिया रहा तो tan थीटा, और एंगल नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए है, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का, मतलब y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 अगर ओरिजिन से पास कर रही है और पॉइंट से पास करेगी तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये सब आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन बताइए ये रटा हुआ था कि समझा हुआ था? आज मैंने आपको प्रूफ करके दिया। चलिए, अब उसके बाद जो मुझे अभी, ये मुझे आता है और वीडियो बनाना इसलिए नहीं क्योंकि ये मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में काम आएगा। क्या काम आएगा? तो देखना फिर आपको कितना अच्छे से, अगर ये समझ में आया तो देखना आपको फिर वहां कोई तकलीफ नहीं। अब जनरल कंडीशंस फॉर, जनरल कंडीशंस फॉर, जनरल कंडीशंस फॉर। तो सुनिएगा, अब बड़ा अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो नंबर 1, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइंस क्या है? पैरेलल। तो बनाइए, ये बना दिया एक्स एक्सिस और ये बना दिया y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ये एक लाइन बनाया L1। अच्छा, एंगल हमेशा x एक्सिस से गिना जाएगा, तो x एक्सिस पे जब लाइन पर आएंगे तो एंगल बनेगा θ1। दूसरी लाइन लिया, इस लाइन का नाम है बेटा L2, इसका भी एंगल कितना बना? θ2। गिवन क्या है? एज L1 इज पैरेलल टू L2। दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल, और ये एक्स एक्सिस एक कॉमन ट्रांसवर्सल है, एक ही एक्सिस है ना बेटा, ये एक ही चीज दो पैरेलल काट रही है, तो दोनों एंगल सेम रहेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। L1 पैरेलल टू L2, therefore θ1 equals to θ2, θ1 equals to θ2 by corresponding angles। रीजन लिखने की मुझे तो यहां जरूरत नहीं लगती, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? अब देखिएगा, θ1 इक्वल टू θ2, दोनों तरफ tan ले लो, तो tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2। लेकिन हमें तो मालूम है स्लोप की वैल्यू कितनी होती? tan थीटा, tan थीटा ये लाइन का था तो स्लोप m था, tan θ1 पहली लाइन का, tan θ2 दूसरी लाइन का, तो पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरी लाइन का स्लोप m2। tan θ1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? m1 इक्वल्स टू tan θ2 मतलब m2। मतलब क्या? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल रहेंगे। दो लाइंस पैरेलल तो उनके स्लोप्स इक्वल, मतलब दो लाइंस, हम ऐसे भी कह सकते हैं दो लाइंस पैरेलल कब होगी? कब होगी दो लाइंस पैरेलल? जब उन दोनों के क्या इक्वल होंगे? स्लोप। और स्लोप निकालने के दो तरीके, एंगल दिया रहा तो tan थीटा, कोऑर्डिनेट्स दिए तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। सेकंड,
If two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये लिया लाइन 1, एंगल कितना बनाया उसने एक्स एक्सिस से, थीटा 1। ये लिया मैंने लाइन 2, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना, थीटा 2। ये दो लाइन का आपस में रिलेशन कैसा है? ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब इन दो लाइंस के बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर के लिए, 90 डिग्री। अब देखते हैं हम आगे। नाम, इस ट्रायंगल को एक नाम देते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या देख रहे हैं हम? थीटा 2 जो है, थीटा 2 इज एन, ये सब आपके 8th 9th में कौन सा एंगल है ये? इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा 2 इज एन एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के बाहर का। और एक्सटीरियर एंगल का नियम क्या कहता है? बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? कि जो बाहर का एंगल है वो नजदीक वाले को छोड़ के दूर, दूर मतलब रिमोट, एक्सटीरियर एंगल इज द सम, सम मतलब एडिशन किसका? रिमोट, रिमोट मतलब दूर, रिमोट इंटीरियर, दूर वाले अंदर के एंगल का। तो दूर वाले पाई बाय 2 प्लस थीटा 1, दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। दोनों तरफ tan ले लिया, tan थीटा 2 इक्वल्स टू tan 90 प्लस थीटा 1, ये लिया tan थीटा 2। अब ट्रिग्नोमेट्री में मालूम है, ये मैं इसके ऊपर भी एक क्लास बना सकता हूं, इस एंगल की फॉर्मूलेज निकालने का मैं सब सिखा चुका हूं। tan 90 प्लस थीटा इज गिवन बाय माइनस कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा इज गिवन बाय माइनस, कैसा होता? अगर ये जानना है तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए फिर मुझे 3-4 घंटे के 4 वीडियोस बनाऊंगा, तो पूरा उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, ये निकालने के तरीके। मेरे क्लास के बच्चों को मैं ये कई बार सिखा चुका हूं, तो नो इट वेरी वेल। ये लिखा tan थीटा 2 माइनस कॉट को लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा 1, इसको इधर लेके जाइए, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल्स टू -1। tan थीटा 1 की जगह m1, tan थीटा की जगह m2 इक्वल्स टू -1। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी भाई और बहनों? कब होंगी दो लाइंस परपेंडिकुलर? जब उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट, जब उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब स्लोप्स आर इक्वल। इसमें तीसरी केस भी है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो मैं सिखा चुका हूं, ये मुझे डेरिवेटिव्स में कितना काम आना है, कितनी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से मैं सिखा रहा हूं। तो मुझे एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन के रिलेटेड रेट्स में एंगल निकालना नहीं है। अब उसके बाद ना जनरल अबाउट लाइन, क्या ले रहा हूं बेटा मैं? जनरल अबाउट लाइन, कौन सी? स्ट्रेट लाइन। अब एक लाइन के बारे में लिखता हूं, ये नंबर 1 लिखा, ये लिखा मैंने ax प्लस by इक्वल्स टू 0।
अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइन की इक्वेशन प्रूव की है, y इक्वल्स टू mx। ये लाइन कहां से पास करती है? ओरिजिन से। सर कैसे पहचानेंगे लाइन ओरिजिन से पास? डायग्राम बनाए से दिख रहा है, लेकिन हम बिना डायग्राम बनाए भी मालूम कर सकते हैं। जिस लीनियर इक्वेशन में सिर्फ x की टर्म हो और y की एक्स्ट्रा में कांस्टेंट ना हो, जैसे ये मैंने लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 0, x की टर्म y की टर्म कोई कांस्टेंट नहीं है, और ये लिखूं x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट है। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है उस इक्वेशन का ग्राफ, उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन हमेशा पास करेगी ओरिजिन से, और जिसमें कांस्टेंट है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं। तो ये लाइन कहां से पास करेगी? इट पासेस थ्रू ओरिजिन। कहां से पास कर रही है बेटा? ओरिजिन। और जो लाइन ओरिजिन से पास करती उसका स्लोप निकालने का तरीका m इक्वल्स टू y अपॉन x, ये हमने निकाला है अभी थोड़ी देर निकाला है। एक तरीका और देखते हैं, अब देखते हैं, फिर से लिखता हूं, as ax प्लस by इक्वल्स टू 0। क्या लिखा बेटा? ax प्लस by इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट, d अपॉन dx ऑफ x, b कांस्टेंट, d अपॉन dx ऑफ y, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a x की डेरिवेटिव 1, b y की डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो a प्लस b dy बाय dx इक्वल्स टू 0, b dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस a। तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना है? माइनस a अपॉन b, कैपिटल 1। ठीक है, हमें एक बात मालूम है, जो लाइन कहां से पास करती है? ओरिजिन से, उसका स्लोप कितना होता है? y अपॉन x। फिर से ये लाइन ले लिया बेटा मैंने, ax प्लस by इक्वल्स टू 0, ax by उस साइड जाएगा तो माइनस by, a ये माइनस b नीचे लेके आओ और x उधर लेके जाओ, प्लस अपॉन माइनस, माइनस a अपॉन b। बट y अपॉन x ये कितना होता है? m। तो ये लिख सकता हूं मैं, m लिख सकता हूं, m मतलब स्लोप। किस लाइन का स्लोप? उस लाइन का जो कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। ये भी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो स्लोप कितना है? माइनस a अपॉन b। तो एंगल दिया रहा तो tan थीटा, कोऑर्डिनेट्स दिए रहे तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब ना तो एंगल दिया है और ना ही कोऑर्डिनेट्स, लीनियर इक्वेशन दी है, तो उसका स्लोप निकालने का तरीका, तो फॉर्मूला क्या बना? माइनस a क्या है? इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप निकालने का तीसरा तरीका लाइन का, कि ना तो एंगल दिया और ना ही कोऑर्डिनेट, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो एंगल निकालने का, स्लोप निकालने का तरीका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब एक चीज बड़ी अच्छी दिख रही मुझे यहाँ पे, क्या? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करते हैं? माइनस a अपॉन b dy बाई dx के इक्वल, माइनस a अपॉन b किसके इक्वल? m के इक्वल। दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे, therefore m is given by dy by dx। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, और सिर्फ इसी को प्रूव करने के लिए, यही सिखाने के लिए इतना लंबा करना पड़ा मुझे, इतना सारा करना पड़ा। क्या करना पड़ा? स्लोप निकालने का पहला तरीका, एंगल दिया रहा तो tan थीटा,
दूसरा तरीका, कोऑर्डिनेट्स दिए रहे तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तीसरा तरीका, लीनियर इक्वेशन दिया रहा तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। लेकिन इन सबसे अलग हटके भाई अगर आपको स्लोप निकालना है तो जो तीनों तरीके सिखाया मैंने, जो तीनों तरीके सिखाया, एंगल दिया रहा तो tan थीटा, तीनों तरीके सिखाया जो मैंने। पहला तरीका, एंगल दिया है तो स्लोप की वैल्यू tan थीटा। दूसरा तरीका, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। लीनियर इक्वेशन दिया है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। बट ये तीनों के तीनों तरीके किसके लिए एप्लीकेबल है? स्ट्रेट लाइन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दी है और ये बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ये जब मैं आगे बताऊंगा तो ये इक्वेशन है सर्कल की। अब बोला इसका स्लोप निकालिए। क्या निकालिए? इसका स्लोप। तो ये तीनों फॉर्मूले तो फिट ही नहीं होते क्योंकि तीनों फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन के लिए बने हैं। तो फिर हमने जनरल फॉर्मूला बनाया क्या निकालने के लिए? स्लोप। जिस चीज का स्लोप निकालना है उस चीज को डिफरेंशिएट करो, क्या निकाल लो? dy बाय dx। वो dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। और यही डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। डेरिवेटिव dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो भी सिखाता हूं। अब मान लो ये सर्कल है, सर्कल का स्लोप सर कैसा? तो समझते हैं। कभी आप बड़े मॉल में, जिम में या किसी बड़ी जगह गए, अच्छा आपने कभी ऐसा बड़ा वाला बॉल देखा है? बलून टाइप का बॉल, बड़ा बॉल, जनरली आइसक्रीम पार्लर में रखे होते हैं, बच्चे खेलते हैं। अब मान लो इतना बढ़िया आपने फुटबॉल देखा है, थोड़ा बड़ा ले लीजिए। अब उस फुटबॉल जो गोल है एग्जैक्टली उसको नीचे रखिए, उसमें बैठ जाइए, फुटबॉल पे बैठिए, ये फुटबॉल के टॉप पे बैठिए, क्या होगा? आप आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन अब उसी फुटबॉल के साइड में बैठिए, देखिए तो बैठ के घर में करके देखिए, जैसे ही बैठेंगे आप नीचे फुटबॉल गायब, सरक जाएगा। मतलब आप यहां से घसर गए, मतलब फुटबॉल के इस पॉइंट पर भी क्या है? स्लोप है। क्या है बेटा? स्लोप। और फुटबॉल भी किससे मिलके बना है? बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है। आप यहां बैठेंगे तो घसरेंगे नहीं, मतलब यहां स्लोप नहीं है। लेकिन यहां बैठेंगे तो स्लोप ज्यादा घसरेंगे, यहां बैठेंगे तो कम घसरेंगे, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है। तो ये फुटबॉल का इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ आई एम डूइंग डायरेक्टली। x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर की 2y dy बाय dx, 5 की डेरिवेटिव 0, 2y dy बाय dx प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर बताया बेटा मैंने आपको। वैसे जब मैं स्ट्रेट लाइन सिखाता हूं तो इसके अंदर और कई सारी डिटेल है मेरे पास। तो अब यहां से क्या निकाल लीजिए? dy बाय dx निकालिए। dy बाय dx, dy बाय dx की वैल्यू ये माइनस एक्स, वाई नीचे आएगा। ये क्या निकल गया? dy बाय dx। dy बाय dx मतलब स्लोप। बट ये स्लोप किसका है? तो ये स्लोप है पूरे फुटबॉल का, जनरल स्लोप कहते हैं। मैं तो यहां बैठ रहा हूं तो मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिया x1, y1, तो dy बाय dx निकाला। कहां पे? एट x1, y1। तो ये कितना होगा? माइनस x की जगह x1, y की जगह y1, एंड इट इज नोन एज द स्लोप ऑफ दिस फुटबॉल, एनी कर्व, slope of this curve at this point। तो dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। It represents the slope। तो dy by dx डेरिवेटिव जो अब तक हमने पढ़े, और यही मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आएगा। क्या पढ़े बेटा हम लोगों ने? प्लीज क्या पढ़ा हमने? कि नोट
dy बाय dx के दो मतलब होते हैं, दो मतलब। एक फिजिक्स में जिसे हम कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकली वो क्या शो करता है dy बाय dx। तो फिजिक्स में हम जैसे कहते हैं, हाउ विल यू रीड दिस इन फिजिक्स, यू विल रीड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ मतलब y चेंज हो रहा है किसके सहारे, x के सहारे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फिजिकली। और इसका एक ज्योमेट्री में भी मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है, तो dy बाय dx ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। सो ज्योमेट्री में इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्लोप। तो अब dy बाय dx ने हमें लिबर्टी दिया, क्योंकि हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े थे, एंगल दिया रहा तो tan थीटा, कोऑर्डिनेट्स दिए तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, लीनियर इक्वेशन दी है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इन फॉर्मूले से हमारे हाथ बंधे थे, क्योंकि ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ हम किस कर्व के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन जैसे ही हमने प्रूव कर लिए कि स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है, dy बाय dx, तो उसने हमारे हाथ सडनली खोल दिया, बहुत वाइड हो गया हमारा स्कोप। अब हम किसी भी कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं, इन तीन की जरूरत नहीं है। उस कर्व को क्या कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से जो dy बाय dx मिलेगा वो उस पूरे कर्व का स्लोप मिलेगा। लेकिन हमें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो उस पॉइंट की जगह dy बाय dx में उस पॉइंट की वैल्यू रख दो, यू विल गेट द स्लोप एट दैट पॉइंट, स्लोप एट दैट पॉइंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इसी में से मैं बताता हूं कुछ चीजें रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस के लिए। चलिए अब नेक्स्ट नोट, वी आर गोइंग फॉर जनरल अबाउट एक्सिस। ES मतलब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहला चलिए, और ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझाता हूं, मुझे पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है, टीचिंग इज माय पैशन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो नंबर्स लिख दिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इस नंबर को मुझे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, इसका नाम लिखा मैंने a। तो बताइए कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे कितना आगे चला है बताइए, 1। और कितना ऊपर गया, ये भी ऊपर गया क्या, नहीं, मतलब y पे चला ही नहीं, तो कितना हुआ 0। इसका नाम दिया b, तो ये कितना होगा 3,0। इसका नाम दिया c, तो ये कितना होगा 5,0। इसका नाम दिया d, तो ये कितना होगा 4,0। अब मैंने ये चार पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया, a b c d। इन चारों कोऑर्डिनेट्स की एक बहुत बड़ी खास बात है, बताइए क्या खास बात है। इन चारों में एक चीज कॉमन है, बताइए क्या, फास्ट। तो इन चारों कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट क्या है 0। क्यों है 0, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। मतलब x एक्सिस की क्या खासियत है, खासियत मतलब पहचान, पहचान मतलब कंपैरिजन मतलब इक्वेशन। तो x एक्सिस की क्या खास बात है, क्या पहचान है भाई, ये वो जगह है जहां पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। ये वो जगह जहां y की वैल्यू 0, और अगर इसे नाम दिया e, तो x एक्सिस पे, x एक्सिस मतलब इधर जाना, कहीं गया क्या नहीं, तो 0। y पे कितना ऊपर चढ़ गया 5, इसको नाम दिया f 0,4।
इसको नाम दिया g 0,3। इन तीनों पॉइंट की खासियत, इनका x कोऑर्डिनेट 0। क्यों? क्योंकि ये किस एक्सिस पे है? y एक्सिस। तो y एक्सिस ये वो जगह है जहां पे x की वैल्यू कितनी रहेंगी? 0। तो y एक्सिस को कैसे पहचानेंगे? ये वो जगह जहां पर x क्या रहेगा? हमेशा 0। तो वी विल से पहचान मतलब इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ y axis is x equals to 0. Equation of y axis is x equals to 0. उसके बाद फिर बना दे रहा हूं थर्ड। ये बनाया x एक्सिस, ये बनाया y एक्सिस। अब फिर नंबर दिया 1 2 3 4। अब मुझे ये लिखा मैंने x इक्वल टू 2। बताइए ये क्या है? इक्वल टू है इसलिए इक्वेशन, पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनाना है तो x पे 2 मार्क किया। अब स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो मैं ऐसी बनाऊं आड़ी बनाऊं। अगर मैंने ऐसी बनाया तो ये कहीं ना कहीं जाके y से मिलेगी, मतलब y की वैल्यू आएगी। लेकिन इस इक्वेशन में y की वैल्यू चाहिए क्या? y की वैल्यू नहीं आना चाहिए, y कटना नहीं चाहिए। तो एकमात्र रास्ता है, अब ये लाइन कितनी भी लंबी करोगे y कटेगी क्या? नहीं। तो इक्वेशन किसका हो गया? x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू एनी कांस्टेंट रहा तो उसका ग्राफ लाइन कैसे बनेगी? पैरेलल टू y एक्सिस। इफ x इक्वल्स टू a being, ये सब 8 9 मैं तो 10 पढ़ाता हूं बेटा। ये if x equals to a being any constant, then line is parallel to x axis if x equals to a any constant। और इसी के जगह अगर मैंने ऐसा बनाया होता, लिखा होता y equals to 3, पावर 1 लीनियर स्ट्रेट लाइन, y पे 3 मार्क किया। अगर ऐसा ड्रॉ करूंगा तो कभी ना कभी x से मिलेगा, मतलब x की वैल्यू आनी चाहिए, जबकि x की वैल्यू वहां पर है नहीं। तो एक ही रास्ता बचा, ऐसा। कभी ये x से मिलेगा क्या? नहीं। तो चौथा if y equals to b, ये इंटीग्रेशन तक काम आएगा अभी आपको, इंटीग्रेशन। If y equal to b, b being any constant, then line is parallel to y axis। पांचवा, चलिए स्लोप निकालने का तरीका क्या कर लीजिए आप? डिफरेंशिएट। आप बताइए, मुझे ये मैंने ड्रॉ किया क्या? x एक्सिस, और ये क्या ड्रॉ किया? y एक्सिस, ये 0। अब मुझे x एक्सिस का स्लोप निकालना है। x एक्सिस पे कितना उतार है, तो स्लोप निकालने का तरीका आसान, क्या कर दो? डिफरेंशिएट। लेकिन डिफरेंशिएट किसको करेंगे? जिसका स्लोप निकालना है उसकी इक्वेशन। तो x एक्सिस की इक्वेशन कितनी है? y इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy बाय dx इक्वल्स टू 0। मतलब ये इक्वेशन किसकी है? x एक्सिस। तो ये x एक्सिस का स्लोप हुआ, और x एक्सिस का स्लोप कितना है? 0। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस that is m, that is dy by dx। x एक्सिस का स्लोप कितना है? 0। मतलब उतार नहीं है, उतार नहीं है मतलब हम घसरेंगे नहीं। और यही तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, x एक्सिस मतलब जमीन। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो जमीन पे चल रहे और घसर गए? पॉसिबल नहीं, क्योंकि x एक्सिस मतलब जमीन में स्लोप नहीं है। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस दैट इज m, मतलब dy बाय dx कितना है बेटा? 0। अब यही स्लोप हमको किसका निकालना है? y एक्सिस का।
तो y एक्सिस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y एक्सिस की इक्वेशन कितनी है? x, लेकिन स्लोप तो किससे रिप्रेजेंट होता है? dy by dx, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो एक काम करता हूँ, ट्रिक देखिए, डिफरेंशिएट इसको कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट किया तो ये dx अपॉन dy हो गया बेटा 0, लेकिन dx अपॉन dy नहीं, मुझे क्या चाहिए? dy by dx, तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेने से वो उल्टा हो गया dy by dx, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 0, एंड एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफिनिटी, मींस व्हाट? y एक्सिस का स्लोप कितना है? इनफाइनाइट, मतलब उसमें उतार ही उतार, और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर जमीन में पिलर है और पिलर पे आप चढ़िए तो कहां आएंगे? नीचे। बेयर हैंड से आप चढ़ नहीं सकते, जितना आसानी से आप जमीन पे चढ़ सकते उतने आसानी से आप पिलर पे चढ़ सकते हैं क्या? नहीं, गए कि सीधा नीचे, यही तो बता रहा हूं। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस that is m, that is dy by dx is given by infinity, और इसको हम एक और लिख सकते हैं dx by, ये एंट्रेंस में कई बार काम आ जाता है ट्रिक, dx by dy equals to 0, clear to all of you। और ये हो गया सारा का सारा बेसिक, किस चीज के लिए? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो दो टॉपिक बचे हैं मेरे, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस और रिलेटेड रेट्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, उसके लिए। तो जब तक ये समझेगा नहीं और ये दिमाग में रहेगा नहीं, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो देखना नहीं, पहले इसको देखना। क्लियर? एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हाँ, भूल गया बोलते बोलते, अगर पढ़ाना पसंद हो, मेरा तरीका पसंद हो, टीचिंग, पढ़ाना तो सब वही है, अलग क्या है मेरे पास में? तो वो टीचिंग का स्किल है। अगर आपको पसंद हो तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल को अलाउ नहीं कर रहे, तब तक तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं। तो आपको अगर रेगुलर नोटिफिकेशन आने चाहिए कि मैंने वीडियो अपलोड किया या नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल की बटन दबा दो। और रामटेक वाले बच्चे स्पेशली, अब उनके लिए एक मैसेज, जो बच्चे 12th में गए और मेरे पास क्लास पे नहीं है, वो अभी भी मेरे पास क्लास लगा सकते हैं अगर चाहे तो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।